नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, जीआईबी में ये आता है 2 से 5 मार्क्स का फर्स्ट एवं थर्ड पेपर में, और सीआईबी के लिए सीआईबी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आएगा आपके सेकंड पेपर में और ये मिनिमम 5 to 8 मार्क्स का आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीआईबी में एक केस स्टडी इस टॉपिक से आती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल या फिर वो थ्योरेटिकल बेस्ड वो क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। भी बायर और सेलर वो डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, इन द सेंस अगर एक इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में है तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के अननोन है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी क्या है इससे भी वो अननोन रहते हैं। ओके, तो दोनों के मन में क्या होता है, एक भय रहता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो एक्सपोर्टर है, उसके मन में ये रहता है कि अगर मैंने सामान शिपमेंट कर दिया तो मुझे वापस उसके एवज में मेरा पैसा मिलेगा या नहीं। और दूसरा जो बायर है, जो इंपोर्टर है, उसको ये डर रहता है कि अगर मैंने जो सामान है उसके लिए पैसा दे दिया तो मुझे वो टाइमली मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस जो दोनों के बीच में जो ये संशय बना रहता है उसको दूर करता है एलसी। ओके, तो एलसी में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, तो वो उसके थ्रू बाउंडेड हो जाते हैं। एलसी में है जो मिनिमम जो है 4 पार्टियां होनी बहुत जरूरी है। एक होगा जो एक्सपोर्टर है और दूसरा इंपोर्टर होगा, एक होगा इशूइंग बैंक और नंबर 4 होगा एडवाइजिंग या कहें नेगोशिएटिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक भी। वो सभी एक ही बैंक इनका रोल प्ले कर सकता है। तो ये 4 पार्टियां मिनिमम होनी कंपलसरी है जब भी कोई एलसी स्टेब्लिश होती है। अब ये बात है कि अगर वो एक ही कंट्री की बाउंड्री में हो, जैसे सपोज ये चारों पार्टियां इंडिया में ही हो तो ये होगी इनलैंड एलसी। ओके, और अगर कोई भी एक पार्टी वो इस कंट्री की बाउंड्री से बाहर है तो इसमें उस एलसी को बोला जाएगा इंटरनेशनल एलसी। और जो हमारी एलसी होती है वो गवर्न बाय होती है यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी मीन्स यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यूसीपीडीसी इसका अर्थ ये हुआ कि ये काम जो एलसी है वो काम करती है यूसीपीडीसी के हिसाब से। इस समय यूसीपीडीसी का जो वर्जन है वो है 600 काम कर रहा है सिंस 2007 से। इससे पहले यूसीपीडीसी 500 काम करता था। इसमें सारी गाइडलाइन होती है कि एलसी कैसे स्टेब्लिश होगी, उसकी पूरी वर्किंग क्या होती है, वो सब इसमें मेंशन होता है। और यूसीपीडीसी को पब्लिश करता है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए साथियों, मैंने अभी एलसी में बताया था आपको कि इसमें मिनिमम 4 पार्टीज होना जरूरी है। तो ये 4 पार्टीज हैं, एक्सपोर्टर या इसको सप्लायर कह सकते हैं, इंपोर्टर और बायर, इशूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक। ये होता है जो एलसी को इशू करता है, और एडवाइजिंग बैंक। ओके, तो ये 4 मिनिमम पार्टीज हैं, इतनी होनी ही होनी चाहिए, तभी हमारा एलसी स्टेब्लिश होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस इंपोर्टर को यहां से कुछ सामान मंगाना है। ओके, और वो सामान ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा है, वो अरबों की डील होती है। ओके, बहुत बड़ी डील होती है, जैसे प्लेन है, शिप है, और वो भी बहुत सारे मंगाने हैं। तो इसमें क्या होती है, अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे क्या है कि दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के अननोन होते हैं, मीन्स उनको उनका आपस में लेन देन इतना होता नहीं है, तो एक भरोसा जो होता है वो कायम नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे इसको ये डर है कि सपोज मैंने उस सामान का प्रोडक्शन कर दिया और इसको भिजवा दिया तो ये पैसा देगा या नहीं देगा। ओके, टाइमली देगा या नहीं देगा। अब इसको क्या डर है कि अगर मैंने पैसा दे दिया, इसने मुझे टाइमली मेरा जो सामान है वो पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। ठीक है, और कोई पहले काम नहीं करना चाहता। ओके, क्योंकि गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है एलसी। ओके, अब देखते हैं इसकी कैसे वर्किंग होती है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब जो ये इंपोर्टर है, जो बायर है, ये जाता है इसके पास इशूइंग बैंक के पास। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेंट कौन होता है। तो एप्लीकेंट हमेशा इंपोर्टर या बायर होता है। ओके, ये बहुत बार पूछा जाता है एप्लीकेंट। ओके, ये ध्यान रखना, एप्लीकेंट जो है हमारा इंपोर्टर या जो बायर होता है वो होता है। अब इस सेल कॉन्ट्रैक्ट को लेके एप्लीकेंट जो कि इंपोर्टर है वो जाता है इशूइंग बैंक पे। ओके, अब इशूइंग बैंक क्या करता है कि उसको चेक करता है भाई क्या क्या इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये फिजिबल है या नहीं, दोनों के दोनों इस जो भी प्रोडक्ट है उसमें डील करते हैं या नहीं। ओके, फिर क्या करता है, ये उसको चेक करके वेरीफाई करके अगर ओके है तो इसको भेजता है एडवाइजिंग बैंक के पास। ओके, एडवाइस के लिए, इसीलिए कि ये इसको एडवाइस करता है कि ये करें या ना करें। ओके, अब यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक का रोल स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब ये पुनः जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेक करेगा। ठीक है, अब ये इसकी क्रेडिबिलिटी भी देखेगा कि ये बैंक है, इसने मेरे को ये एक ऑफर दिया है कि ये दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके थ्रू करना चाहते हैं। ओके, बीच में ये बैंक आ गया, अब इस बैंक का रोल शुरू होता है। ओके, अब एक और बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो इशूइंग बैंक है या ओपनिंग बैंक है, इसका
लोकेशन क्या होगी। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जहां का इंपोर्टर है, जहां का बायर है, ये सेम लोकेशन में हो। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो इश्यूइंग बैंक है वो कहाँ होगा। जरूरी नहीं हो, कहीं भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन में हो सकता है कि ये इंपोर्टर के कंट्री में हो। ठीक है, अब जो एडवाइजिंग बैंक है ये क्या करता है, ये जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है और इन सबकी क्रेडिबिलिटी चेक करके इसको, जो एक्सपोर्टर है, इसको डॉक्यूमेंट भेजेगा। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग करके डॉक्यूमेंट भेजेगा। ओके, और उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन रहेगा, जो एक तो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल है, ये सब। अब इन दोनों का रोल है। ओके, ये एक्सपोर्टर इस इशूइंग बैंक को नहीं जानता है। ओके, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ये किसको जानता है, इसको जानता है और इसको जानता है। ओके, तो एडवाइजिंग बैंक का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट होता है। ओके, ये उस जो इसने एडवाइस भेजी थी इस सेल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, वो इसको ओके करने के बाद इस एक्सपोर्टर को भेजता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे सब जो इसमें प्रोडक्शन होना है, जो भी शर्तें हैं वो इस तरीके से हैं, और अगर ये उस कॉन्ट्रैक्ट को ओके कर देता है, ओके, तो उस डेट में ये चारों के चारों एलसी के कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं। ओके, इन द सेंस वहां से ये कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, जो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा वो इनको क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। उसमें चाहे कुछ भी हो कि इस डेट से प्रोडक्शन होना है, इस डेट तक तुमने मतलब इतना % एडवांस देना है, जो भी मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट में वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा जिस डेट को ये क्या करेगा, ओके कर देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए। इन केस इन चारों में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है तो क्या होता है कि जो यूसीपीडीसी है जिसके अंतर्गत एलसी वर्क करती है, इस समय 600 काम कर रही है, मैंने बताया था आपको, तो वो इनकी जो है रेटिंग वो गिरा देता है। तो इस डर से, क्योंकि ये लोग तो मार्केट में बिजनेस करने के लिए है, ओके, तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है, तो कोई भी नहीं चाहता कि मार्केट में उसकी साख गिरे। ठीक है, तो यूसीपीडीसी से ये बाउंडेड होते हैं, इनको सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। अब क्या है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि आपको इतना एडवांस देना पड़ेगा, तो इस एलसी को बोला जाता है रेड क्लोज। ओके, अगर एडवांस की बात मेंशन है, किसमें, एलसी में मेंशन है, तो ये हो गया हमारे पास रेड क्लोज एलसी। ओके, और अगर एडवांस नहीं है, एडवांस की कोई बात नहीं हुई है, तो ये हो जाएगी ग्रीन क्लोज एलसी। ओके, ये बहुत बार पूछा जाता है, रेड क्रॉस और ग्रीन क्रॉस एलसी। अब कई बार क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है ये कहता है कि भाई मेरे को इस बैंक पे भरोसा नहीं होता है कई बार। ठीक है, तो ये जिस बैंक से ये डीलिंग करता है ये बोलता है कि मेरी साइड से ये एक और बैंक इसमें इन्वॉल्व होगा, इसको कहते हैं कंफर्मिंग बैंक। ओके, अगर ये एक्सपोर्टर बोले कि नहीं मेरे बिहाफ पे ये बैंक कंफर्म करके देगा, एक तरीके से गारंटी देगा, ओके, तो क्या होगा, जो ये प्रोसेस है, एडवाइजिंग बैंक पहले इसको भेजेगा, तब ये इसको भेजेगा, ओके, डॉक्यूमेंट, देन ये ओके करेगा, तब ये इस एलसी में बाउंड होंगे। कई बार क्या होता है, एक और टर्म आती है यहां पे, नेगोशिएटिंग बैंक। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये 3 बैंक आ गए यहां पे। ओके, तो होता क्या है कि कई बार जो ये एडवाइजिंग बैंक है ये ही कंफर्मिंग बैंक भी होता है और नेगोशिएटिंग बैंक भी होता है, इन केस जब एक्सपोर्टर को कोई आपत्ति नहीं होती है कि यही बैंक मेरे बिहाफ पे काम करेगा। ओके, तो तब ये तीनों का काम करता है। फिर कई अगर इसको ऑब्जेक्शन होता है तो इसके बिहाफ पे कंफर्मिंग बैंक कंफर्म करता है। ओके, और एक और नेगोशिएटिंग बैंक जो पूरे प्रोसेस में नेगोशिएट करेगा, तो वो ज्यादातर में क्या होता है, एडवाइजिंग बैंक ही नेगोशिएटिंग बैंक होता है, नहीं तो कभी कभी वो अलग होता है, नेगोशिएटिंग बैंक वो भी अलग होता है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए जो एक्सपोर्टर है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है एज पर एलसी जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें वो एडवांस की बात होगी तो रेड क्लोज एलसी के हिसाब से वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अब सपोज उसने प्रोडक्शन करके 1/1/2020 को वो सारा सामान शिपमेंट कर दिया। ओके, ठीक है, अब जो ये डेट है इसको कहेंगे डेट ऑफ शिपमेंट।
ठीक है। सीआईबी में यहीं से सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, डेट ऑफ शिपमेंट से। और जो जितने भी केस स्टडी आते हैं उसमें ये इसका अहम रोल होता है, डेट ऑफ शिपमेंट। यहीं से फर्दर आके प्रोसेस होगी। अब जो डेट ऑफ शिपमेंट है ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले की भी हो सकती है। ओके, हो सकता है कि उसने बाद में इस एलसी के लिए पूरा प्रोसेस किया हो। ओके, तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो डेट ऑफ शिपमेंट है वो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले की हो सकती है या नहीं, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। अब दूसरी बात है, डेट ऑफ शिपमेंट वही होगी जिस दिन इसने बुकिंग की होगी शिपिंग के लिए। ओके, जो भी सामान है उसने शिपिंग की जो बुकिंग की होगी उस दिन को डेट ऑफ शिपमेंट बोला जाएगा। ओके, ना कि उस दिन को जिस दिन ये यहां से चलेगा इधर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देने वाली बात है। एक तो डेट ऑफ जो शिपमेंट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की डेट से पहले, जो यहाँ पे जब इसने ओके किया था डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आई, ठीक है, इससे पहले की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने पहले प्रोडक्शन किया हो, पहले उसने सामान भेजना शुरू कर दिया हो, ठीक है, और बाद में एलसी में बाउंड हुए हो। दूसरी बात कि जो डेट ऑफ शिपमेंट वही होगी जिस दिन को उसने इस सामान की बुकिंग करी होगी, जिस भी रास्ते से वो इसको भेजेगा। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद यहां से चला किसी वजह से, अगर यहां से ये जो शिप है वो नहीं जा पाया तो डेट ऑफ शिपमेंट चेंज नहीं होगी, वही होगी जिस दिन इसने बुकिंग कराई है। ओके, अब देखिए यहां पे एक और चीज आती है कि किस किस तरीके से ये इसको भेज सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट ऑफ शिपमेंट। देखिए मेनली ये 4 तरीके से भेज सकता है। एक होता है बिल ऑफ लैडिंग। ओके, बिल ऑफ लैडिंग हो गया पानी के जहाज से, समुद्री मार्ग से। फिर दूसरा हो गया एयरवेज बिल, ये आप समझ गए होंगे, एरोप्लेन के थ्रू। थर्ड आता है हमारे पास रेलवे रिसिप्ट। ओके, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो भी सामान भिजवा जाएगा वो रेलवे रिसिप्ट आएगा। और फोर्थ है हमारे यहाँ क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसको बोला जाता है बिल्टी। तो इन 4 माध्यम से ये सामान ये एप्लीकेंट तक पहुंचा सकता है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ शिपमेंट। ओके, अब ये डॉक्यूमेंट ऑफ शिपमेंट कौन देगा, शिपिंग कंपनी इसको देगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका काम तो कंप्लीट हो गया, इसने जो शिपिंग कंपनी थी उसके थ्रू इसका सामान यहां से लोड करा दिया। ओके, अब यहां पे आता है एक और एजेंसी जिसको बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। ओके, फ्रेट फॉरवर्डर। अब इसका काम क्या है, जो भी इस एलसी के डॉक्यूमेंट थे, ओके, एलसी डॉक्यूमेंट्स प्लस जो यहां पे इसकी रिसिप्ट मिलेगी इसको, डेट ऑफ शिपमेंट वाली शिपमेंट रिसिप्ट, इन दोनों को जितने भी एलसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और जो शिपिंग वाली रिसिप्ट है से, अब देखिए जो इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज हो सकती है। देखिए इसमें क्या, एक तो मैनुअल हो सकता है, ओके, इंश्योरेंस, जो भी सामान है उसका इंश्योरेंस हो सकता है, अगर कोई सामान है तो उसको बनाने का इसका लाइसेंस, ओके, और इसका जो भी इनवॉइस वगैरह है, ये सब इस एलसी प्लस एलसी डॉक्यूमेंट ये, एंड जो शिपिंग के जिस भी डेट में इसने बुकिंग कराई होगी वहां से जो भी पेपर्स मिलेंगे उन पेपर्स को एक्सपोर्टर किसको प्रोवाइड कराएगा, फ्रेट फॉरवर्डर को। ओके, ये एक तरीके से कोरियर सर्विस समझ लीजिए आप, ये किस में डील करेगा, पेपर को पहुंचाने के लिए। अब इसको पेपर कहां पहुंचाना है, एक तो इंपोर्टर को और दूसरा एडवाइजिंग बैंक को। ओके, अब देखिए ये एडवाइजिंग बैंक को इनको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। अब इसको सपोज रिसीव हो गई ये, और रिसीव होने के बाद इस बैंक का क्या काम है, उसको चेक करेगा वो सारे पेपर्स आइदर एज पर एलसी कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं। अगर एलसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो सारे ओके हैं, देन ये उसी डेट को जितना भी एलसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो अमाउंट है वो इस एक्सपोर्टर को दे देगा, ठीक है। इन केस अगर डॉक्यूमेंट ओके नहीं है, नॉट ओके, देन ये इसको रिटर्न कर देगा डॉक्यूमेंट विद
जो भी उसमें कमी रहेगी, डिस्क्रिपेंसी रहेगी, उसके साथ में ये इसको रिटर्न कर देगा। ओके, अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो कितने दिन में उसको वो डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं। ओके, एडवाइजिंग जो बैंक है इसके पास 5 बैंकिंग डेज होते हैं। ओके, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ऑब्जेक्टिव उसमें पूछा जाता है या फिर केस स्टडी में भी आ जाता है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, 5 बैंकिंग डेज दे देगा, 5 वर्किंग डेज दे देगा, 5 डेज या 7 डेज वीक, ऐसे करके वो दे देगा। अब देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है बैंकिंग डेज और वर्किंग डेज में। ओके, देखिए वर्किंग डेज तो वो हो गया जैसे बैंक खुला है, ओके, और कोई लेन देन नहीं हो रहा है, कोई कस्टमर से डीलिंग नहीं होगी। अब बैंकिंग डेज जो है इसको तब बोला जाता है जब बैंक खुला है और वहां पे ट्रांजेक्शन हो रही है, इट मीन्स पब्लिक डीलिंग हो रही है, तो उसको बैंकिंग डेज बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत जगह क्या होता है, एनबीडी होता है, नॉन बैंकिंग डेज। ओके, उस दिन क्या होता है, बैंक खुला रहता है मगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो वो वर्किंग डेज हो गया एक तरीके से। और जो बैंकिंग डेज कब बोला जाएगा, जब उसमें पब्लिक डीलिंग होगी, पब्लिक ट्रांजेक्शन होंगी। ओके, तो 5 दिन में इस एडवाइजिंग बैंक को ये वापस करना होता है, ओके या नॉट ओके, विद डिस्क्रिपेंसी। ओके, जो भी उसमें कमियां होंगी वो करना होता है। अगर ये बैंक 5 दिन से ज्यादा टाइम लगा लेता है और डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तब भी इस बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। 5 दिन से ज्यादा होने पे ये माना जाता है कि डॉक्यूमेंट ओके है, इन दैट केस इसको वही अमाउंट वापस देना होगा। ओके, और अगर जैसे कुछ भी उसमें कमियां होती है तो ये डॉक्यूमेंट वापस दे देगा। अब देखिए जो एलसी में यूसी पीडीसी था ना, इसमें जो डीसी है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ओके, इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट में डील हो रहा है। इसने सामान यहाँ भिजवा दिया, इसके पास क्या है, जो शिपमेंट की रिसिप्ट है और बाकी उसके पेपर्स हैं, वो इस बैंक को देगा। ये बैंक कोई उसका सामान नहीं देख रहा, कुछ नहीं, उसकी क्वालिटी चेक नहीं, कुछ नहीं करेगा, इसको केवल किससे मतलब है, पेपर से। अगर पेपर ओके है तो ये इसको पेमेंट कर देगा। अब देखिए यहां से सामान चला गया यहाँ पे, ओके, बट वो एप्लीकेंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए इसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट, जो इसने भिजवाए थे फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू, ओके, तभी ये वहां से अपना सामान जो भी शिपमेंट कंपनी है वहां से छुड़ा पाएगा। ओके, अगर इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो तब ये क्या है, उसको रिसिप्ट कर लेगा, नहीं तो ये भी रिसिप्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरा काम चल रहा है। इसको डॉक्यूमेंट मिले, इसने डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको इसका सामान मिल गया। देखिए इसने इस एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब ये उन सारे डॉक्यूमेंट को इस बैंक को देगा, ओके, और क्लेम करेगा जो भी अमाउंट है वो। ओके, अब ये बैंक भी क्या करेगा, उनको चेक करेगा, अगर ओके है तो ये सेम अमाउंट इसको पे कर देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं डॉलर में लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डॉलर में चल रहा है। अभी आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे डॉलर में ये सारी पेमेंट हो रही है। अब देखिए इशूइंग बैंक के पास सारे पेपर्स आ गए, पेपर ओके हैं। अब ये उन पेपर्स को यहां भेजेगा फर्दर अपनी पेमेंट के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो इंपोर्टर है ये 3-4 तरीके से पेमेंट कर सकता है। एक तो जैसे इसने पेपर्स भेजे, इसने तुरंत उसको पेमेंट कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, साइड बिल। ओके, साइड बिल मीन्स इमीडिएट पेमेंट हो जाता है, ठीक है, पेमेंट। दूसरा हो गया यूजांस, ठीक है, यूजांस बिल में वो कुछ दिन का 120 डेज के बाद पेमेंट करेगा। ओके, थर्ड होता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बैंक सपोज ये इसका बहुत अच्छा ग्राहक है, ठीक है, तो इसको ये पैसा एज अ टर्म लोन दे दे, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छा है तो उसको वर्किंग कैपिटल, जैसे हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सीसी लिमिट, इस तरीके से भी इसको वो लोन दे सकता है, क्योंकि इसमें पैसा चुकाना है तो वो इस फॉर्म में जितने टाइम पीरियड के लिए होगा वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसका इंटरेस्ट वो बैंक को देता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये वापस पैसा चुका सकते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्या होता है कि ये एडवांस में फुल पेमेंट कर देता है, फुल पेमेंट। ओके, इसने पहले ही इसको पैसे दे रखे थे, इसने वो पैसा इसको दे दिया, ठीक है। अब इस जो अगर इसने एडवांस में इसको फुल पेमेंट कर दी है तो इस अमाउंट को ये बैंक किस अकाउंट में रखेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो उसको रखता है एलसी मार्जिन
मनी अकाउंट, ठीक है। जो एडवांस में इसने सारा पैसा इसको दे दिया था, इस अकाउंट में ये उस पैसे को रखेगा, ओके। अब ये क्या करेगा, जो इसको पेमेंट करी थी तो वो यहां इस अकाउंट को डेबिट करके इसको पेमेंट कर देगा, और ये अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है डॉलर में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये सपोज ये इंडिया की बात हम कर रहे हैं, एक अकाउंट है वो डॉलर में है, ठीक है, और इंपोर्टर तो इसको क्या है, वो रुपीज के टर्म में पैसे देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एक और वर्ड आती है, वर्ड आता है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, ओके। क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे क्या था, इसको डॉलर चुकाना था, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या थी, लाइबिलिटी डॉलर में थी, ओके। तो जो फॉरेन करेंसी होती है उसकी लाइबिलिटी को इंडियन करेंसी में बदलना, ओके, इसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे इस बैंक की लाइबिलिटी थी वो किस फॉर्म में थी, डॉलर के फॉर्म में थी, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में थी, उसको अब ये चेंज करेगा किसमें, इंडियन करेंसी के रूप में, ओके। अब देखिए सपोज अगर ये जो है इसको पैसा नहीं देता तो क्या करना था इसने, जो एलसी मार्जिन मनी अकाउंट है उसको ये क्या कर देता, डेबिट कर देता और यहां पेमेंट दे देता, ठीक है। अब इसको तो ये अकाउंट बैलेंस करना है, ओके। तो ये क्या करता है, इसका कोई टीएल अकाउंट खोल के उसको डेबिट करके यहां क्रेडिट कर देता है, ठीक है। और जिससे क्या है, ये बैलेंस हो जाता है, ये नील हो जाएगा, इसको इस अकाउंट को नील करना पड़ता है। और ऐसा कब करेगा, जब जो बायर है वो समय पे पैसा ना दे, ओके। और चूंकि इसको इसलिए भी इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन को करना पड़ता है, क्योंकि देखिए डॉलर का जो है रेट चेंज होता रहेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट में अप डाउन होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा, तो हो सकता है कि बाद में इसको ज्यादा पैसा भरना पड़ता है, ओके। तो ये क्या करता है, इसको डेबिट करके, यहां तो इसने पेमेंट दे दी, अब ये तो इसका डेबिट में है, तो ये इसके अकाउंट का एक टीएल अकाउंट खोल के उसको डेबिट करके अपने इस एलसी मार्जिन मनी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या, बायर क्या है, उस टीएल अकाउंट को उसमें अपना पैसा, ब्याज और जो प्रिंसिपल है उसको देता रहेगा, ओके। इस तरीके से ये यहां पेमेंट करता है, ओके। अब यहां पे देखिए एक और चीज है, बायर को कैसा सामान मिला, किस क्वालिटी का मिला और पूरा मिला या नहीं मिला, इससे इस बैंक को भी कोई मतलब नहीं है। इसको क्या चाहिए थे, पेपर्स चाहिए थे, पेपर्स ओके थे, इसको पैसा वापस करना पड़ेगा, ओके। यही एलसी के एक खूबसूरती है कि उसमें ये मैटर नहीं कर रहा है कि कौन सामान भेज रहा है, कौन सामान मंगा रहा है, कौन किस क्वालिटी का सामान है और पहुंचा या डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, बस डॉक्यूमेंट ओके है तो सारी पेमेंट हो जाएगी। इसको टेंशन थी पैसे की, वो पैसा इसको मिल गया, ठीक है। इसको टेंशन थी किस बात की, कि मुझे सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको सामान मिल गया है, ओके। अब इन दोनों बैंकों का, अब देखिए कई बार क्वेश्चन होता है कि इन बैंकों का क्या रोल है, मतलब इनको क्या फायदा है इससे। तो देखिए बैंकों का क्या फायदा होता है, कमीशन होगा इसमें, हर स्टेप में जहां पे भी वो है तो बैंक क्या है, अपना कमीशन चार्ज करेगा। देखिए कई बार एक और टर्म आती है रिम्बर्सिंग बैंक, तो जो एडवाइजिंग बैंक क्लेम करता है इशूइंग बैंक से, अगर रिम्बर्सिंग बैंक है तो ये क्लेम इसको करता है, ओके, यहां पे क्लेम करता है, ओके। और इसके बिहाफ पे रिम्बर्सिंग बैंक पेमेंट करता है, रिम्बर्सिंग बैंक ने इसको पेमेंट कर दी, ठीक है, और फिर ये इशूइंग बैंक क्या है, इसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे बैंकों को क्या फायदा है, वो चार्जेस लगा रहे हैं हर प्रोसेस में, तो उनका क्या है, वहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि ये बैंक हो, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हो एलसी में, ओके। बैंक भी ये काम करते हैं, मगर एफआईज भी हैं जिन्होंने जो इसी काम को करते हैं, तो ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो इन्हीं से, जो एफआईज हैं वहां से अपना काम कराना अच्छा, मतलब मुनासिब समझते हैं। तो मैं लास्ट में एक बार सम अप कर देता हूं। एक्सपोर्टर इंपोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंपोर्टर जो एप्लीकेंट है वो इशूइंग बैंक के पास जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके ये यहाँ से एलसी इशू करता है विद डॉक्यूमेंट, ये इस एडवाइजिंग बैंक को भेजता है, एडवाइजिंग बैंक उसको फर्दर भेजता है किसके पास, एक्सपोर्टर के पास, ओके। एक्सपोर्टर अगर ओके करता है तो उसी डेट में ये सब के सब इस एलसी के कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, यहां से ये शिपमेंट करता है डॉक्यूमेंट का, और जो सामान है उसका शिपमेंट करता है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, शिपिंग के डॉक्यूमेंट और जो एलसी के कॉन्ट्रैक्ट है और जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको ये एक फ्रेट फॉरवर्डर जो कंपनी होती है, जो मीडिएटर होता है, उसके थ्रू जो बायर है और जो एडवाइजिंग बैंक है उनको भेज देता है, ओके। और एडवाइजिंग बैंक का काम होता है विद इन 5 वर्किंग डेज बैंकिंग डेज में उसको ओके या नॉट ओके करना, अगर उससे ज्यादा दिन हो जाता है तो ओके माना जाता है, ओके। ये
5 दिन के बाद इसको तुरंत पेमेंट कर देगा। ओके, अब ये उसको क्लेम करेगा रिम्बर्सिंग बैंक के थ्रू। अगर रिम्बर्सिंग बैंक नहीं है तो वो उसको किससे, इश्यूइंग बैंक से। अब क्लेम कैसे करेगा, वो सारे जो पेपर उसके पास थे वो यहाँ भेजेगा। ओके, अब इसने इसको अमाउंट पेमेंट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों का रोल होता है। अब देखिए इसके पास एक अकाउंट होता है एलसी मार्जिन मनी अकाउंट। ओके, अगर इसने एडवांस दिया है तो वो उसमें पहले से क्रेडिट रहता है, वहां से डेबिट करके यहाँ पेमेंट कर देता है। अगर नहीं दिया है एडवांस में तो उसको डेबिट करके ये यहाँ पेमेंट करता है, और इससे जो पैसा आएगा उससे क्रेडिट करके अपनी जो एंट्री है उसको नील कर देगा। ओके, यहीं पे क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म आती है। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे यूज होती है, क्योंकि देखिए ये जो अकाउंट होता है हमारे पास ये डॉलर में होता है। ओके, फॉरेन करेंसी में, और जो ये इंपोर्टर या बायर उसको पेमेंट करेगा वो होगी इंडियन करेंसी में। तो इस वजह से जो इसकी लायबिलिटी जो फॉरेन करेंसी में है उसको इंडियन करेंसी में बदलने के लिए, इंडियन करेंसी में उसकी लायबिलिटी कैसे चेंज होगी, ये उसका एक टीएल अकाउंट ओपन कर देगा, उसको डेबिट करके उस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे इसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो जो फॉरेन करेंसी में थी वो इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एक और पॉइंट है यहाँ पे जो मिस हो गया था, जो इशूइंग बैंक है या ओपनिंग बैंक है, जब इसने क्लेम किया तो ये भी 5 बैंकिंग डेज इसको ओके करना पड़ता है, ये ओके है या नहीं है। ओके, अगर ओके है तो इसको पेमेंट करना है, अगर ओके नहीं है तो ये इसको वापस डॉक्यूमेंट विद डिस्क्रिपेंसी वापस भेज देगा। ओके, तो ये सारा प्रोसेस था हमारे एलसी का। ओके, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये है कि एप्लीकेंट कौन होगा, वो इंपोर्टर या बायर होगा। इशूइंग बैंक कौन सा होता है, वो एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक और रिम्बर्सिंग बैंक। कितने डेज में इस एडवाइजिंग बैंक को इससे जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं उनको ओके या नॉट ओके करना पड़ता है, सेम कितने डेज में, तो 5 बैंकिंग डेज आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ओके, यूसी पीडीसी 600 अब 2007 से ये इंप्लीमेंट हो गया है, ये वर्क करता है। ओके, आई होप आप एलसी को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी इसमें क्वेरी होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और या फिर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।